Okay, students. So today our topic is prism. ठीक है? This is very important topic from exam point of view. Why? Because number one, it is easy, and number two, it's one of the major topics of optics, and many questions are asked from this portion. ठीक है ना? तो इसको neglect नहीं करना. नंबर वन. नंबर टू, इतना डिफिकल्ट है भी नहीं. इट्स वेरी इजी. चार पांच इसके फॉर्मूले हैं, बस वही फार्मूले अगेन एंड अगेन रिपीट होने हैं. एंड दैट इवन बहुत ही आसान उनके डेरिवेशंस हैं, कुछ भी नहीं है, तो बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहली बात, व्हाट इज प्रिज्म. तो प्रिज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं. देखो, प्रिज्म इज अ वेज शेप्ड portion of transparent medium bounded by two plane faces inclined to each other. ठीक है, तो इसको ऐसे भी डिफाइन करना है. ठीक है, कि इट इज द मीडियम बाउंड बाय multiple faces such that the plane where incident light is incident, जिस प्लेन के ऊपर इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट है वो वाला प्लेन, एंड द प्लेन फ्रॉम विच द इमर्जेंट लाइट इमर्जेस. ठीक है ना? आर नॉन पैरेलल. क्या डेफिनेशन का क्या मतलब है, इसको आप देखेंगे. सबसे पहली डेफिनेशन जो है उसका मतलब तो ये है कि मेरे पास एक सिंपल प्रिज्म बनेगा, अ वेज शेप्ड. ठीक है, तो प्रिज्म का मतलब है कि मेरे पास कुछ इस तरह की एक बॉडी होनी चाहिए. ठीक है ना? तो ये है क्या, मेरे पास एक मीडियम है इसके अंदर, और वो रिफ्रैक्ट भी करता है. इट्स पावरफुल मीडियम. और इस मीडियम को हमने दो सर्फेसेस से बाउंड किया हुआ है, एंड बोथ ऑफ द सर्फेसेस दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट सम एंगल ए, दे आर नॉट पैरेलल. और यहाँ पर लाइट आकर हिट करती है. तो लेट अस से द लाइट केम फ्रॉम लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पर आ गया, एंड देन लाइट थोड़ा बेंड हो जाता है. लेट से, चलो यहीं पे कर लो, यहाँ चला गया, और उसके बाद लाइट हमारी जो है वो आगे बेंड हो गई. सो अब दिस लाइट एंड दिस लाइट इज ट्रेवलिंग लाइक दिस. ठीक है, इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा. ये मेरे पास है इंसिडेंट लाइट, और इस लाइट को हम बोलते हैं इमर्जेंट लाइट. और यहाँ पर मेरे पास जो नॉर्मल है, चलो मैं इसकी डिटेल्स बाद में आपको बताता हूँ. सो पहली डेफिनेशन ये है कि इट इज अ वेज शेप्ड पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू प्लेन सर्फेसेस व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर. सेकंड डेफिनेशन ये कहती है कि आपकी सरफेस तो जैसी मर्जी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता. अगर कोई सरफेस, मान लो लेट अस से देयर इज दिस ट्रायंगल, मान लिया जाए कि ये ट्रायंगल बन गया एक, लेकिन अगर मैं इस ट्रायंगल को यहां से बीच में से काट दूं, ये पोर्शन को मैं डिलीट कर दूं, और अब मेरे पास ये चीज आ गई यहां पर ऐसे. ठीक है, तो आप बताओ, क्या अब मैं इसको एक प्रिज्म कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं. ठीक है, मेरी बात समझ गए. ये यूं.
अब ये देखो, ये इसमें भी मीडियम हमारे पास सारे का सारा बाउंड है, मतलब दिस इज वन प्लेन और उसका थोड़ी सी जाकर आगे है, 3D डायग्राम बनेगा इसका एक तरह से, ठीक है ना। तो ये जो मेरे पास बन गया, अब इसमें अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये एक रे थी, वो रे यहाँ से एंटर कर रही है लेटर से यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से वो पैरेलल हो गई, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से फिर वो ऐसे करके चलेगी, तो ऐसे आया, ऐसे गया और ऐसे गया। तो नाउ कैन आई से दैट दिस इज ऑल्सो अ प्रिज्म? द आंसर इज यस, यू कैन डेफिनेटली से दैट दिस इज अ प्रिज्म। इंस्टेड अगर इसकी जगह पे आप कोई भी रैंडम अगर आप डायग्राम बना लो, मान लो मैं यहाँ पे ये वाली चीज को मैं यहाँ पर ना लगाऊं और इसकी जगह पर कुछ और बना दूं, मान लो अगर ये भी मैंने हटा दिया और इसकी जगह पर मेरे पास कोई और शेप बन जाती है लाइक दिस, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मेरे लिए जो इमर्जेंट प्लेन है, जो ये वाला प्लेन है जहां पर इमर्जेंट लाइट आकर टकराई और जहां पर इमर्जेंट रे जहां से इमर्ज करती है, ये जो दो प्लेन है इनको आप एक्सटेंड कर लो और ये दोनों के दोनों जो प्लेन है वो मेरे पास नॉन पैरेलल होने चाहिए, बस दैट इज द ओनली कंडीशन, दैट दीज शुड बी नॉन पैरेलल। अब जैसे अगर ये यूं बना दिया मैंने, तो ये एक जगह पर जाकर हिट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये नॉन पैरेलल बनने चाहिए, यहाँ पर एक सर्टेन एंगल आना चाहिए, नो दिस एंगल विल बी कॉल्ड ए, दिस इज एंगल ऑफ अ प्रिज्म, और ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। चलो जी, तो यहां तक आ गया, तो ये तो मेरे पास बन गई व्हाट इज ए प्रिज्म, ठीक है। एंड नाउ समथिंग अबाउट द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब देखते हैं, तो दो चीजें इसमें होती हैं, एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है इसका एंगल ऑफ प्रिज्म। वेट अ मिनट, दो एंगल हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं प्रॉपर प्रिज्म बनाने वाला हूं, उसकी हर चीज को आपको स्पेसिफाई करने वाले हैं कि बेसिकली ये है क्या, होता क्या है। देखो, तो अब ये मेरे पास बन गया बेटा प्रिज्म, एक बड़ा सारा प्रिज्म बना दिया मैंने। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक लाइट आई एंड लेट अस से वो यहाँ गई, और यहाँ के बाद लेट अस से वो यहीं पे भेज दूं, चलो यहाँ पे भेज दूं, थोड़ा सा बेंड हो गई, नहीं ये नहीं बनेगा, आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसने बेंडिंग किया, तो आप इसको किसी भी एंगल पर ले सकते हो, बट आई एम टेकिंग इट लाइक पैरेलल, ठीक है। और यहाँ के बाद अब ये नीचे चली गई, तो लेट से ये ऐसे ट्रेवल करता है लाइक दिस। ये एक स्पेशल केस है, ये मिनिमम डेविएशन वाला केस होता है, उसमें ऐसा डायग्राम बनता है। अदरवाइज आपके पास डायग्राम कोई भी रैंडम डायग्राम आप बना सकते हो, वो गलत नहीं है। मैं रैंडम इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसके डायग्राम्स बहुत ज्यादा गड़बड़ बनेंगे, तो आई डोंट नो कि वेदर वी वुड बी एबल टू ड्रॉ गुड डायग्राम हियर और नॉट, दैट इज आई हैव चोजन दिस। तो इस बात को याद रखना, जब ये वाली अंदर वाली लाइट जो है वो इसके बेस से पैरेलल हो ना, तो वो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है। वी आर गोइंग टू डू इट कपल ऑफ मिनट्स लेटर, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर मेरे पास इसका एक परपेंडिकुलर भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे हम, लेट से ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, और इसको लाइक दिस, ओके। और बिल्कुल ऐसी ही एक परपेंडिकुलर लाइन मैं यहाँ पर बनाऊंगा, और यहाँ पर ये बनेगी लाइक दिस। मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली अजम्पशंस है इसमें बहुत सारी इन्वॉल्व, बट एनीवेज फॉर मी दीज आर द नॉर्मल्स, तो इनको मैं लिख दिया नॉर्मल, ठीक है। जहां पर मैं देखूंगा कि भाई रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा बन रहा है और कौन सा एंगल क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल मेरे पास बन गया, दिस एंगल इज इंसिडेंट एंगल, तो इसको मैं बोलता हूँ आई, ये इंसिडेंट एंगल। और इसके बाद जो ये वाला बना, ये है मेरे पास रिफ्रैक्टेड एंगल, बट आई एम गिविंग इट अ नेम R1, ओके। इसके बाद जो ये वाला एंगल बनता है, वी गिव इट अ स्पेशल नेम दैट इज R2, और ये वाला जो एंगल आया वी विल कॉल इट E, द इमर्जेंट एंगल,
One is incident angle, another is emergent angle. Emergent angle and incident एंगल. तो ये दो एंगल्स आपके पास बन गए. R1 और R2 आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल है जो अंदर में डायग्राम में आ रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर एंगल जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल एंड इट इज दिस. सो दिस एंगल इज प्रिज्म एंगल. तो आप बोलोगे कि कौन सा एंगल है प्रिज्म का, तो ये आपके पास हो गया प्रिज्म एंगल. ओके, तो सबसे पहले जिसके बारे में हम जानेंगे दैट इज प्रिज्म एंगल. Now, what is a prism angle? So the angle between the two non-parallel sides of prism is called प्रिज्म एंगल. तो इसको हम प्रिज्म एंगल बोलते हैं. ठीक है ना. चलो जी, तो अब ये प्रिज्म एंगल आ गया. बट देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रिज्म एंगल. कुछ फॉर्मूले हैं, उनको आपने ध्यान रखना है. तो नाउ आई एम नेमिंग दीज ऑल. लेट अस से ये वाले पॉइंट को मैंने नाम दिया B, ये वाले पॉइंट को नाम दिया मैंने C और ये वाले को नाम दिया D. ABCD मैंने बना दिया. ठीक है. एंड देयर आर टू एंगल्स, इनको भी मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ. लेट अस से दिस एंगल विल बी कॉल्ड 1 एंड दिस एंगल विल बी कॉल्ड 2. ये दो एंगल मैंने बना दिए, एक एंगल 1 एक एंगल 2, ताकि कंफ्यूजन ना हो पाए. बहुत सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने ऐसा किया. एंगल 1 एंगल 2 देखते हैं. तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो इन ट्रायंगल लेट्स से ABD. ठीक है. यहां पर मेरे पास आया एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equal to 180 degree. So I can say that angle 1 and angle 2 will be equal to 180 degree minus A. इसको मान लो. नाउ उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, ये दोनों ट्रायंगल हो गए. एंड ऑल्सो अब आप ये देखो कि जो ये R1 है ये नॉर्मल है ना, एंड ये नॉर्मल है. द नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू AB. सो I प्लस R1 एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी नो एंगल 1 प्लस एंगल R1 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ऑल्सो अगर मैं दूसरी साइड में देखूं तो एंगल 2 प्लस एंगल R2 इज ऑल्सो 90 डिग्री. इन दोनों को ऐड कर देते हैं. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब यहां पर मैं एंगल 1 प्लस 2 की जो वैल्यू है वो यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. ठीक है. तो यहां पर आएगा फ्रॉम 1 वी हैव 180 डिग्री माइनस A प्लस, इसको मैं सिंपल R1 लिख देता हूँ, R2 लिख देता हूँ. दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. 180 और 180 कैंसल. सो आई हैव गॉट अनदर फॉर्मूला और रिलेशन बिटवीन दीज टू दैट A इज इक्वल टू R1 प्लस R2. बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलेशन है बेटा ये. अब इसको ये भी बात आपने ध्यान रखनी है कि इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमने प्रिज्म का कोई भी मेथड फॉलो नहीं किया. आई हैव यूज्ड टिपिकली द ज्योमेट्रिक मैथ्स व्हिच यू हैव कंप्लीटेड इन 10th स्टैंडर्ड. उसके ऊपर एक भी चीज नहीं गए. सबसे पहले ये तो मेरे पास नॉर्मल वाले एंगल आ गए और ये वाला एंगल क्या है, अ ट्रायंगल. द सम ऑफ द ऑल द एंगल इज 180 डिग्री. सो देयर इज नथिंग न्यू इन दिस. बहुत ज्यादा इजी ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशंस है. फ्रॉम हियर वी हैव गॉट दैट A इज इक्वल टू R1 प्लस R2. तो ये रहा मेरे पास A और ये रहा R1 और ये रहा R2. सो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2. ओके, यहां तक ये बात होगी क्लियर. चलो, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रिज्म एंगल टू बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. ओके, चलो. अब इसके बाद सेकंड चीज जो आती है वो आता है मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो इसमें हमें हमारे लिए काम की चीज है. Now point number 2 is तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मेरा म्यू है उस मटेरियल का.
तो मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज करने वाला हूँ बेटा 2 बार। नाउ स्नेल्स लॉ एट बी या फिर एट इंसिडेंट पॉइंट, तो या फिर इसको बोल सकते हो स्नेल्स लॉ 1। ठीक है, तो दिस विल बी गिवन बाय, अगर मैं पहले पॉइंट की मैं बात करता हूं जहां पर मेरी इंसिडेंट रे है, तो इसको मैं कैसे फाइंड करूंगा, ये रहा मेरा रिफ्रैक्टिव एंगल, तो साइन आई और इसके रिफ्रैक्टिव एंगल इंसिडेंस को मैं मान के चलता हूं कि 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू इनटू साइन आर 1। तो ये चीज आपने याद रखनी है, साइन आई is equal to mu into sine of r1, and when I will apply the Snell's law at C, I have mu से मल्टीप्लाई कर दो साइन आर टू, दैट विल बी इक्वल टू साइन ई। देखो बेटा, तो यहां पर जब मैं अप्लाई करूंगा तो रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, तो यहां पर मैं पहले डेंसर मीडियम को लिख दूंगा, तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसका एंगल के R2, तो म्यू इंटू साइन R2 विल बी इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। तो ये भी मैंने यहां पर लिख दिया, तो मेरे पास यहां पर ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन बन गए। तो दिस इज हाउ आई विल वर्क। अब इसमें पॉइंट टू बी नोटेड इज के लेट अस कॉल दिस इक्वेशन एज 1, दिस इक्वेशन एज 2, या इसको मैं 2 नहीं लिखूंगा, तो आई विल कॉल दिस इक्वेशन एज 2 एंड आई विल कॉल दिस इक्वेशन एज 3। तो ये हो गया आपके पास 1 2 3। तो बेटा ये 3 इक्वेशंस पर आपने ध्यान देना है, तो आप सोच के देखो पहली इक्वेशन क्या है। पहली इक्वेशन है जो मेरे पास ये आई को R1 से रिलेट करती है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन जो मेरी ये वाली इक्वेशन है, ये मेरी इक्वेशन R1 को R2 से रिलेट करती है बाय यूजिंग प्रिज्म एंगल, और तीसरी इक्वेशन मेरी R2 को E से रिलेट करती है। सो दिस इज हाउ वी मूव इन दी प्रिज्म, और सारे के सारे एंगल्स उसके अकॉर्डिंग ही हमारे सेट हो जाते हैं अपने आप। एक सर्टेन पैटर्न है, अगर मैं कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर बना दूं जिसमें मैं अपने सारे फार्मूले डाल दूं, तो मुझे कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक चीज आप डालोगे तो सारी की सारी चीजें अपने आप कंप्यूट हो जाएंगी। इट इज दैट मैकेनिकल, सारी चीजें बहुत प्यार से निकल जाएंगी। तो ये 3 इक्वेशंस आपने अपने लिए याद रखनी है, ठीक है, ये और 2 ये। तीसरी चीज है हमारे पास डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो अभी हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, वो हम करेंगे थोड़ी सी बाद में। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हम ये कहते हैं इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। Emergent ray from the prism is called the angle of deflection for the prism। अब इसमें कैसे होगा, तो ये सारा डायग्राम यहीं से उठा लेते हैं, बेटर रहेगा। लो जी, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर अगर मैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड करना चाहता हूं, तो मुझे इंसिडेंट रे जो ये है इसको एक्सटेंड करना होगा, और ये वाली जो रे है इसको भी मुझे एक्सटेंड करना होगा, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया प्रिज्म एंगल, ये एंगल 1 एंगल 2 मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। सो नाउ ये जो है मेरे पास रेज, इनको मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ। लाइक दिस। तो बेटा मैंने अब इन दोनों लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो मुझे अब यहां से पता चलेगा कि इन दोनों में एंगल क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज द एंगल, दिस इज द एंगल। तो ये जो एंगल मेरे पास बना इन दोनों का, दिस एंगल इज नोन एज डेल्टा डिफ्लेक्शन एंगल।
तो ये हो गया आपके पास डिफ्लेक्शन एंगल। बच्चे ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम सिर्फ इतना करने वाले हैं कि व्हाट इज द दिस डिफ्लेक्शन एंगल, और इसका डेरिवेशन नहीं करने वाले। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसका डेरिवेशन भी आपको अभी करवा ही देते हैं, छोटा सा, वो भी ज्योमेट्री से ही है, उसमें भी प्रिज्म के कोई रूल्स तो यूज होने नहीं एनीवेज, तो इसलिए चलो हम पहले कर लेते हैं। तो बेटा अब हम इसको डिफ्लेक्शन इसकी देखना चाहते हैं कि डिफ्लेक्शन का क्या फॉर्मूला होगा। देखो ये ना मेरे पास ए, और यहाँ पर मैं एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू नेम इट ई। तो इस जंक्शन को मैंने एक नया नाम दे दिया ई, ठीक है। तो अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ बीईडी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल बीईडी बेड ठीक है। तो डेविएशन एंगल विल बी इक्वल टू, अब यहां पर मैं फिर से 1 और 2 लेने वाला हूं बेटा, बट ध्यान रहे जो पहले 1 और 2 लिए थे और जो अब 1 और 2 लिए थे, ये दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट एंगल हैं। ये वाले एंगल को मैं एंगल 1 ले रहा हूं, और ये वाले एंगल को मैं एंगल 2 ले रहा हूं। पहले मैंने पूरे का पूरा लिया था, देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन दिस 1 एंड दैट 1, इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब यहां पर मेरे पास बन गया, यहाँ ऐसा करो 1 एंड 2 मत लो, इसको आप 3 एंड 4 ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। एंगल 3 एंड एंगल 4 सुना। तो डेविएशन जो है मेरे पास यहाँ पर, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। नाउ विच प्रॉपर्टी एम आई यूजिंग? आई एम यूजिंग एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटर्नल एंगल होगी बीईडी के लिए। ये वाला ट्रायंगल एंगल एक्सटर्नल हो गया, 3 + 4 इज इक्वल टू डेल्टा। अब मैं जा रहा हूं इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक है। सुनाओ, नहीं क्वाड्रिलेटरल नहीं, हाँ ठीक है। अब आप देखो कि ये वाले एंगल पर देखेंगे कि मेरे पास ये रहा आई, आई इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आई इज इक्वल टू 3 + R1 मैं कह सकता हूं। नाउ एट बी एंड डी, दोनों जगह पर बी एंड डी, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल R1। इसको हमने बोल दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इज इट ओके? सिमिलरली मेरे पास आ गया एंगल आर, सॉरी आर नहीं, ई, जो मेरे पास इमर्जेंट एंगल है वो। तो एंगल ई विल कम आउट टू बी इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल R2। तो ये यहाँ पर E इज इक्वल टू 4 + R2 हो गया, और यहाँ पर I इज इक्वल टू 3 + R1 हो गया। ये आ गए मेरे पास, सारी की सारी इक्वेशन बन गई बेटा, यहाँ तक ठीक है। प्रॉपर ज्योमेट्री है, इसमें कोई प्रिज्म का अभी तक तो रूल लगाया ही नहीं है मैंने। अब यहाँ से 3 + 4 को और ये वाले 3 + 4 को, इनको मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, इनको ऐड कर देते हैं। एडिंग अबव इक्वेशंस, I plus E is equal to R1 plus R2 plus 3 plus 4, ठीक है। और यहां से 3 + 4 इज इक्वल टू डेविएशन, ठीक है। तो ये मेरे पास यहां पर बन गया डेविएशन। तो इसको लिख दो 1, फ्रॉम 1। लेकिन अब ये R1 + R2 क्या है? R1 + R2 इज इक्वल टू प्रिज्म। तो ये मेरे पास आ गया प्रिज्म एंगल। तो यहाँ पर मैं फ्रॉम नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये बन गया I + E इज इक्वल टू A + डेल्टा। तो ये बन गया प्रिज्म एंगल, ठीक है। ये चीज आई। तो यहां से मुझे फॉर्मूला मिलता है डेविएशन का, डेविएशन इज इक्वल टू I + E - A। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर डेविएशन। अब आप देख सकते हो कि ये वाला भी जनरल फार्मूला है, इसको फाइंड करने के लिए भी मुझे कोई प्रिज्म का एक भी रूल नहीं यूज किया मैंने। 10th में अगर आपने अच्छे से मैथ पढ़ी है तो आप इसको भी फाइंड कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये आ गया आपके पास डेविएशन। याद रखना, इसमें मैंने एक भी कंडीशन नहीं लगाई, मेरी प्रिज्म पतली होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नथिंग, सिंपल डेविएशन इज इक्वल टू दिस।
सो ये है आपके पास प्रिज्म का इंट्रोडक्शन। तो अब आप प्रिज्म के बारे में हर चीज समझ गए हो कि होता क्या है। अगर मैं आपको बोलूंगा इंसिडेंस एंगल, यू नो व्हाट इज इट। अगर मैं प्रिज्म एंगल, यू नो इट। डेविएशन, यू नो इच एंड एवरीथिंग। याद रहे कि प्रिज्म की जो डिस्पर्जन प्रॉपर्टी है उसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की। ये जो मैं रे यूज कर रहा हूं ये कंप्लीटली मोनोक्रोमेटिक रे है, मतलब इसमें कोई भी और वेवलेंथ नहीं है। दिस इज मोनोक्रोमेटिक रे। ओके, चलो, तो ये अंडरस्टूड ही है, तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा कुछ चीजें लिख नहीं रहा हूँ। यहां पर मैं लिख देता हूँ और फॉर मोनोक्रोमेटिक रे। तो ये मेरे पास कंडीशन है जिसके कारण डिस्पर्जन नहीं है अभी इसमें कुछ भी इन्वॉल्व। चलो जी, तो अब डेविएशन तक तो हम कर चुके हैं, तो अब इसके आगे चलते हैं। तो अब चलेंगे व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट फार्मूला। अब यहाँ पर कुछ मेन कंडीशंस हैं, ठीक है, मैं वो कंडीशंस यहाँ पर लगाता हूँ। तो सबसे पहली कंडीशन मेरे पास लगती है इंसिडेंस फॉर कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस कि मतलब मैं अब यहाँ पर ना दूसरा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, काइंड ऑफ लाइक एमसीक्यूज के लिए जो चीजें आती हैं उसमें आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, तो एमसीक्यू में आ जाएगा कि भाई मैं प्रिज्म लेना चाहता हूँ, व्हाट शुड बी द इंसिडेंस एंगल सो दैट द लाइट डज नॉट गेट आउट। तो इस तरह की जो चीजें आएंगी उसमें ये सब चीजें यूज होने वाली हैं। तो अब हम ये बने बनाए फार्मूलों को अब हम अप्लाई करने वाले हैं। चलो जी, तो मेरे पास सबसे पहले मैं प्रिज्म को लेकर आने वाला हूँ। तो अब मैं चाहता हूं कि कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, तो इमरजेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये जो लाइट लाइन मेरे पास यहाँ पे बाहर आ रही है ना, ये बाहर नहीं आनी चाहिए, ये अंदर चली जानी चाहिए। मतलब इस डायग्राम में अगर मैं कुछ चेंज करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को मैं यहां से उठाकर इसको मैं चाहता हूं कि ये भाई कहीं ना कहीं अंदर चली जाए ऐसे। लेट से ये ऐसे चली गई, ठीक है, तो अंदर ही रह गई। मतलब कहने का कि ये वाला फेस जो है यहां से बाहर ना निकले मेरी लाइट। तो अब इसमें मैं क्या करने वाला हूं, तो यहां पर मैं दो कंडीशंस लगाने वाला हूं। सबसे पहली बात तो नो इमरजेंस, मतलब मैं मैक्सिमम वाला केस लूंगा जब मेरे पास मैक्सिमम चांसेस है कि लाइट बाहर निकलेगी ही निकलेगी। तो वो कौन सा चांस होता है, वो होता है कि जब मेरे पास यहां पर 90 डिग्री की लाइन लगे। अगर मेरे पास यहां पर ये लाइन जो है वो 90 डिग्री बन रही है, लेट्स से लाइक दिस। तो अगर ये यहां से लाइट आ रही है, इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस। और अगर बिल्कुल ऐसी ही रहे, यहां पर इमरजेंस में मिले, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेजिंग इमरजेंस। तो ये डिपेंड करेगा। तो सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पर ग्रेजिंग इंसिडेंस का एक कंडीशन लगाई। दूसरी कंडीशन मैंने ये लगाई कि रे मेरी अंदर बेंड हो गई, तो मुझे अब म्यू पर कंडीशन लगानी है कि म्यू कितना हो, या उस पर क्या कंडीशन हो सकती हैं कि मेरे पास इस तरह की कोई चीज बने। सो व्हाट कैन वी डू रिगार्डिंग दिस। ओके, देखते हैं। तो अब यहाँ पर पहले तो मैं ये यहाँ पर लगाऊंगा कि वी हैव चोजन incident angle is 90 degree for having maximum possible maximum possible डेविएशन। ठीक है ना, भाई मैक्सिमम डेविएशन हो सके। तो ये मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन होती है बेटा 90 डिग्री। अब यहाँ पर मैंने आपको बातों बातों में ये भी बता दिया। तो 90 डिग्री अगर हमने कर लिया तो मैक्सिमम डेविएशन आएगी। तो पूरे पूरे चांसेस बनते हैं कि जो हमारी लाइट है ये यहाँ से इमर्ज करेगी ही करेगी। मतलब अगर ये नहीं करती तो फिर कोई और तो कर ही नहीं सकती। अगर ये लाइट भी इमर्ज नहीं की तो कोई और की तो चांस ही नहीं है। तो इफ even this ray
does not emerge, no other ray, तो ये मुझे क्लियर है कि कोई और तो रे आ ही नहीं सकती, तो वही तो मैं चाहता हूं। तो मैंने ये दोनों कंडीशन लगाई, लेकिन अब इस कंडीशन पे हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर मुझे 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, TIR हो रहा है ये। तो TIR अगर यहां पर हो रहा है, ठीक है, तो TIR होने का मतलब ये होगा जो ये मेरे पास R2 है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, R2 की वैल्यू डेफिनेटली थीटा क्रिटिकल से ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने आपको TIR में बताया था कि रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस ओनली इफ द दिस इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल। तो मेरे पास यहां पर कंडीशन 1 जो लगती है वो तो ये लगती है कि R2 शुड बी ग्रेटर देन द थीटा क्रिटिकल। पहली कंडीशन तो ये लगेगी, और दूसरी कंडीशन ये लगेगी कि ये वाला एंगल मेरे पास 90 डिग्री होना चाहिए। कंडीशन 2, तो I इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अब मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगा देता हूं। तो स्नेल्स लॉ लगाऊंगा अगर मैं, तो इक्वेशन बनेगी साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1, म्यू इंटू साइन ऑफ R1, और साइन आई 90 डिग्री हो गया। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो सिंपल बात है कि R1 मेरा थीटा क्रिटिकल हो जाएगा, तो R1 विल बी इक्वल टू थीटा क्रिटिकल। तो अगर नाउ इफ I is equal to 90 degree, this implies कि R1 will be equal to theta critical। तो ये मेरे पास TIR हो गया, फिर से ये फिर से TIR है। तो अगर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्रिटिकल एंगल है कि अगर ये वाला 90 डिग्री है तो ये थीटा क्रिटिकल के बराबर होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि थीटा क्रिटिकल डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन रिफ्रैक्टिव मीडियम, तो जिसके कारण हमें और कोई कंडीशन चाहिए ही नहीं, बस ये बात खत्म हो गई। तो ये मेरे पास बन गया R1 और ये बन गया R2। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। Adding 1 and 2, we have R2 plus R1। देखो R2 ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल, R1 इज इक्वल टू थीटा क्रिटिकल। तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास बन जाएगी R1 प्लस R2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा क्रिटिकल। अब इस इक्वेशन को मैं आगे तोड़ फोड़ करूंगा। देखो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल, ये हम जानते हैं। तो ये मेरे पास बन गया A शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा क्रिटिकल। नाउ व्हाट इज थीटा क्रिटिकल? अब भाई मुझे ऐसे पता थोड़ी ना है, मुझे तो ये पता है कि थीटा क्रिटिकल फाइंड कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू म्यू। तो यहाँ पर मैं म्यू की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो उसमें हमें साइन लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ A/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा क्रिटिकल। अब साइन ले लो आप, should be greater than equal to sine of theta critical. Now what is sine of theta critical? Sine of theta critical is equal to 1 by mu. This should be equal to 1 by mu। तो यहां पर मेरे पास म्यू का जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है और A जो कि प्रिज्म की प्रॉपर्टी है, एक बड़ा ही अच्छा फार्मूला मिल गया। sin A/2 should be greater than or equal to 1 by mu। There is nothing else that we want। इसको मैं cosec की टर्म्स में लिखूंगा तो so we get that mu। अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूं, म्यू शुड बी, इसको cosec लिख दूंगा, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू cosec A/2। so this will be the condition। सिंपल कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन मेरे पास बन गई तो इसका कोई भी इमरजेंस नहीं होगा अगर मैं इस चीज को बनाता हूं तो। बेटा जी बात क्लियर? हाँ जी सर। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं। तो ये तो मेरा हो गया फर्स्ट एक चीज, मतलब ये जो चीजें मैं करवा रहा हूँ ना, एक तरह से आप यूं लगा लो ये CBSE के उसमें नहीं है, ये MCQs में ही है। ठीक है, तो सिर्फ इसको करवाने का प्रयोजन आपको ये भी है कि आपको पता चल जाए कि हाउ टू डिराइव दिस फार्मूलाज। अब आप सोचो कि ये वाले फार्मूले को डिराइव मैंने ड्राइव कर दिया तो वहां आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे अपने आप ही ड्राइव कर लोगे अगर आपको कंडीशंस पता है तो। ये चीज ठीक है ना, तो इसको ध्यान में देखना है आपने। तो ये तो हो गई मेरे पास कंडीशन ऑफ नॉन इमरजेंस। और अगर मैं बोलूं कंडीशन फॉर द ग्रेजिंग इमरजेंस,
अब यहाँ पर ग्रेजिंग इंसिडेंस है, मैं चाहता हूँ कि ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाए, अब बिल्कुल ही वहां पर चिपक जाए, तो R2 की वैल्यू थीटा क्रिटिकल के बराबर हो जाए, तो किस प्रकार की बात आएगी। अगर मैं वो कंडीशन लगाऊंगा तो ये वाली कंडीशन ना लगेगी 90 डिग्री वाली, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पर आई लेना पड़ेगा एक जनरल फार्मूला बनाने के लिए। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, तो मैं बनाऊंगा कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस। कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस, ओके। और ये रहा मेरा प्रिज्म, ठीक है। तो ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब हो गया कि ये चीज नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे इसकी जगह ये करना है, दिस इज व्हाट आई वांट, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूं ग्रेजिंग इमरजेंस। पहले था ग्रेजिंग इंसिडेंट, अब था ग्रेजिंग इमरजेंस, और अब यहां पर आई के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है। तो अब मैं देखना चाहता हूं, अब मुझे ये पता चल गया कि ई नहीं है भैया, यहाँ पे ई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल तो मुझे पता ही चल गया, ई इज इक्वल टू 90 डिग्री इमरजेंट एंगल। तो अब देखते हैं इसमें क्या कंडीशन लगेगी, कोई और कंडीशन तो है ही नहीं, ठीक है ना, कि आई मेरे पास ये कंडीशन हो वो कंडीशन हो। तो सबसे पहले मैं स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ लगा देते हैं डी पे, क्योंकि वहीं पे ही कंडीशन है, और तो कहीं कंडीशन ही है नहीं, यहाँ पे तो कंडीशन ही है नहीं कोई, सिर्फ यही कंडीशन है। तो ये आएगा म्यू इंटू साइन R2 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ई विच विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं सिंपल कह सकता हूँ आपको कि R2 इज इक्वल टू थीटा क्रिटिकल, मुझे जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, स्नेल्स लॉ लगाना ही की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये थीटा क्रिटिकल के बराबर है। अब रहेगी बात R1 की, ऑब्वियसली R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, तो यहां से मैं R1 फाइंड कर लेता हूं, ए माइनस थीटा क्रिटिकल इज R1। और अब देखो मैं यहां से शुरू हुआ, फिर मैं प्रिज्म एंगल पे पहुंचा, फिर मैं इस वाले पे जाके स्नेल्स लॉ लगा दिया, गेम खत्म। अब स्नेल्स लॉ एट बी, तो इस केस में मेरे पास बनेगा साइन आई विल बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1। R1 की वैल्यू मुझे गिवन है, म्यू इंटू साइन ऑफ ए माइनस थीटा क्रिटिकल, दैट इज साइन आई। बट अब यहां पर क्या है, मेरे पास यहां पर ये थीटा क्रिटिकल यहां पर पड़ा है, तो आई कैन चेंज दिस थीटा क्रिटिकल। लेटर से मैं एक ऐसा फार्मूला बनाऊंगा जो थीटा क्रिटिकल की यूज ना लेता हो, ठीक है ना। वैसे तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पर भी छोड़ा जा सकता है, चलो लेट अस लीव इट हियर ओनली। साइन आई इज इक्वल टू दिस, तो मेरे पास कंडीशन आ गया, ये आ गया मेरे पास इंसिडेंस पे कंडीशन। तो ये कंडीशन, ये अब यहाँ पर मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि जो इसके आगे डेरिवेशन दिया होता है बुक्स में, उसमें भी इतने ही वेरिएबल चाहिए जितने अभी हमें चाहिए, तो फिर हम करेंगे क्यों। थीटा सी को याद रखना क्रिटिकल एंगल है, तो दैट साइन ऑफ थीटा सी विल बी इक्वल टू 1 बाय म्यू, तो आप उसको वहां पर वैल्यू वहां पर आप पुट कर सकते हो। चलो ड्राइव कर देते हैं, इसमें साइन इनवर्स आ जाएगा, दैट इज वाई। एनीवेज चलो कर ही देते हैं। तो अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, साइन ऑफ आई को ऐसे ही रख लो आप, इसको म्यू इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो ये बन गया साइन ऑफ ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब साइन थीटा सी तो मुझे पता है कि 1 बाय म्यू है, तो इसको तो मैं 1 बाय म्यू लिख दूंगा, लेकिन इसका क्या करूं, कॉस ऑफ थीटा सी का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट, तो यहां पर मैं करूंगा म्यू इंटू, यहां पर लिखो साइन ए, और इसको मैं लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी का रूट माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए इंटू 1 डिवाइडेड बाय म्यू। तो इसको मैंने अब 1 डिवाइडेड बाय म्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिमिलरली मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी म्यू
म्यू स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर हाफ डिवाइडेड बाय म्यू minus cos of a divided by mu. Mu से mu cancel, so I am getting sin I should be equal to sin A into mu square minus 1 power half minus of cos A. तो ये मेरे पास कंडीशन लग गई बेटा। अब देखो, अब इसमें आपके पास कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज नहीं है जिसमें हम कहें कि इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे होगी, ठीक है ना। ए आपके पास प्रिज्म एंगल हो गया और म्यू आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई, सो आप डायरेक्टली आई फाइंड कर सकते हो। तो यहां पर मैं लिखता हूं इफ आई इज ग्रेटर देन this value, the ray will definitely emerge. The ray will definitely emerge। ये हमारा लिमिटिंग केस हो गया ना 90 डिग्री वाला। अगर इससे ज्यादा मैंने आई कर दिया, टेढ़ा कर दिया, तो वहां से प्रिज्म से बाहर आ जाएगा। ये दोनों के दोनों ऐसे ही चलते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर मैं इसको और टेढ़ा करूंगा तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगी। तो ये आपके पास एक और चीज हो गई। ये फार्मूले आपको अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि इस तरह से हम काम करते हैं। तो यहां तक हमारा पास हो गया इमरजेंस वाला। और अब हम चलते हैं फिर से हमारी डेविएशन पर, हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे। तो अब हम करते हैं थिन प्रिज्म एंड डेविएशन। बच्चे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, एनीबडी? नथिंग? चलो, तो थिन थिन प्रिज्म का मतलब है कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल। जैसे मान लो एक शीशा था, वो टूट गया, तो शीशा टूट जाएगा तो उसमें बहुत सारे टुकड़े जो बनेंगे, ऑब्वियसली उनमें पैरेलल साइड्स तो होंगी नहीं, कोई ना कोई एंगल जरूर होगा, लेकिन दैट एंगल विल बी टेंडिंग टू जीरो। आप उसको मेजर भी नहीं कर सकते, इतना छोटा एंगल होगा। तो अगर वो इतना छोटा एंगल है तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या क्या कंडीशंस लगेंगी। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा डेविएशन का एंगल, जो फॉर्मूला है माइनस ए, ये है मेरे पास। तो अब इसमें मेरे पास जो प्रिज्म बन गई, प्रिज्म एक ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि कहना क्या चाहता हूं मैं, लाइक दिस। तो दिस एंगल इज वेरी थिन एंड इट इज टेंडिंग टू जीरो। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो अब मेरे पास जो डी बनेगा, तो अब जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। एंड लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज बी एंड दिस पॉइंट एज डी अगेन। तो सी नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो अब अगर मैं देखता हूं तो स्नेल्स लॉ at B, we have sin of I is equal to mu into sin of R1। और क्योंकि टेंडिंग टू जीरो है तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे, ठीक है ना। तो लिमिट लगा दी मैंने यहाँ पे, थीटा टेंडिंग टू जीरो, साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा। ये मैंने कंडीशन यहाँ लगाई मेरे पास बन गया ये। ऑल्सो या स्नेल्स लॉ नहीं लिखता हूँ, सिमिलरली अब सिमिलरली मेरे पास जो इमर्जेंट एंगल आएगा, इमर्जेंट एंगल विल कम आउट टू बी इक्वल टू म्यू इनटू R2। तो यूजिंग 2 and 3 in 1, what I will get, we have deviation is equal to, I की जगह पे लिखेंगे म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए। सो म्यू को कॉमन ले लो,
R1 प्लस R2 माइनस ए, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, तो मैं यहाँ पर ए को ले लेता हूँ कॉमन, ये आ गया म्यू माइनस वन। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ डेविएशन का एक जनरल फार्मूला बन गया म्यू माइनस वन इंटू ए। तो ये है डेविएशन हमारे थिन प्रिज्म का बेटा, deviation is equal to mu minus 1 into a. So this is the formula for deviation in the case of thin prism. जब मैं ये कंडीशन लगाऊंगा that the angles they are tending to zero, अगर मैं ऐसा लगाऊं तो ये वाला मैं फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकता हूं। तो आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में गिवन ही होगा कि वी आर यूजिंग अ थिन प्रिज्म, तो ज्यादातर क्वेश्चन में यही होगा, तो चुप करके आपका यही वाला फॉर्मूला लगना है अगेन एंड अगेन, तो इसलिए और कुछ लगना नहीं है, तो इसलिए इसको आपने ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपके पास थिन प्रिज्म के ऊपर जो हमने कंडीशन लगा दी डेविएशन की। इसके बाद हम करते हैं मैक्सिमम डेविएशन एंड मिनिमम डेविएशन। ये दो केसेस हैं हमारे पास। मैक्सिमम डेविएशन, तो ये जो मैक्सिमम डेविएशन एंड जो मिनिमम डेविएशन है बेटा, इस केसेस में क्या होता है ना, एक कंडीशन लगती है एंड वी हैव टू से दैट ये भाई हमें एक्सपेरिमेंटली फाइंड हुए हैं, तो हम कहेंगे कि एक्सपेरिमेंटली, इसका और कोई प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटली वी हैव फाउंड that max deviation will happen if I is equal to 90 डिग्री। तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सॉरी इंसिडेंस अगर हमारा 90 डिग्री है तो मैक्सिमम डेविएशन हमें मिलती है। तो मैक्सिमम डेविएशन वाला यहाँ पर हमने केस यूज किया एंड नाउ लेट अस सी के व्हाट विल हैपन, डेविएशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आई हो गया मेरे पास 90 डिग्री, यहाँ पे इसमें हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी, है ना। एक मिनट बेटा, यस ठीक है ना। चलो तो मैक्सिमम डेविएशन का केस देखते हैं पहले। तो अगर ये 90 डिग्री है तो मैं डायग्राम लेकर आता हूँ, ये वाला उठा लेते हैं डायग्राम। ठीक है, चलो जी। तो अब मुझे मैक्सिमम डेविएशन की तरफ जाना है, ठीक है। तो पिक्चर आपके सामने है और यहाँ पर मेरे जो ये वाला जो है ना, ये इमर्ज हो रहा है, ये बाहर को निकल रही है लाइन, इस बात को आपने याद रखना है, दिस इज गोइंग आउटसाइड, ये बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर अब मैं डेविएशन फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। आई प्लस ई माइनस ए अगेन, और अब यहाँ पर मेरे पास ये वाला एंगल मेरे पास 90 डिग्री है, तो R1 विल बी इक्वल टू थीटा क्रिटिकल, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ grazing incidence R1 विल बी इक्वल टू थीटा क्रिटिकल, ठीक है। और यहाँ पर also R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से मेरे R1 मेरा थीटा क्रिटिकल है तो R2 फाइंड कर लो, तो R2 मेरे पास आ जाएगा a माइनस थीटा क्रिटिकल, ठीक है। अब ये जो वैल्यू मेरे पास बन गई a माइनस थीटा क्रिटिकल R2 की, अब वो मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ, तो मैं इमरजेंस कितना होगा वहां से मुझे वो पता चलेगा और यहाँ पर मैं डिवीजन फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास R2, दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। चलो और स्नेल्स लॉ, एट डी, थिन तो है नहीं तो वो तो हमें कंडीशन यूज करनी है नहीं, साइन ऑफ R2 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ई। तो यहाँ से मैं इमरजेंस एंगल जो है वो फाइंड कर सकता हूँ, तो इमरजेंस एंगल जो आएगा
E will be equal to sine inverse of mu into sine of R2. E minus theta critical. This is our final expression for the angle of emergence. For the angle of emergence. तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है, हमें यहाँ पर मैक्सिमम डेविएशन में देखो जो कंडीशन होती है हमें वो लगानी थी। तो कंडीशन तो मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको याद होनी चाहिए, तो कंडीशन तो मुझे पहले से ही याद है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री होना चाहिए एंगल। तो ये 90 डिग्री होगा तो होगा क्या, ऑब्वियसली मेरे पास ई ही रह गया जो हमें पता करना है, और हमें कुछ पता ही नहीं करना, और वो हमारे पास मैक्सिमम डेविएशन होगी। तो ये ई आ जाएगी, यहाँ पर ई की आप वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपके पास डेविएशन आ गया। तो मैक्सिमम डेविएशन जो आया वो कितना आया, दैट विल बी इक्वल टू आई प्लस ई विच इज दिस कंप्लीट। चलो तो मैं ये पूरी की पूरी टर्म लिख नहीं रहा हूं, इसको लिखने का कोई पर्पस नहीं है इसलिए। तो ये मेरे पास ई बन गया, अब ई की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो मेरे पास डेविएशन आ सकती है। सो दिस इज हाउ आई विल फाइंड द मैक्सिमम डेविएशन। ओके, अब हम चलते हैं मिनिमम डेविएशन की तरफ। मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई मिनिमम डेविएशन और मैक्सिमम डेविएशन की जो कंडीशंस हैं वो हमें एक्सपेरिमेंटली मिलती हैं, तो इसमें भी हमें एक्सपेरिमेंटली ही मिला है। तो हम ये कहेंगे कि एक्सपेरिमेंटली we find that minimum deviation will occur when angle I will be equal to angle E। तो आपका जो इंसिडेंस एंगल है और जो इमर्जेंट एंगल है ये दोनों के दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो अब ये कौन सा केस है इसको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो मेरा सबसे पहले मैंने जनरल फार्मूला जो हमने क्रिएट किया था, अरे भाई कहाँ चला गया, ये जो आपके सामने बना हुआ है बेटा ये मिनिमम डेविएशन का ही बना हुआ है। तो देखो आप इसमें मेरे पास आई और ई ये दोनों के दोनों इक्वल आते हैं। तो यहां पर कंडीशन होती है कि भी व्हेन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, ऑब्वियसली जो R1 है वो भी R2 के बराबर ही आएगा, एंगल R1 और R2। क्यों, क्योंकि वो 90 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा ना। अब जैसे देखो यहाँ पर R1 जो है म्यू तो मेरा उतना ही है, 90 डिग्री नहीं, सॉरी स्नेल्स लॉ तो वही लगेगा ना। तो यहाँ पर R1 इज इक्वल टू R2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल R1 विल बी इक्वल टू एंगल R2। अब एंगल R1 और एंगल R2 आ गया, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो यू विल फाइंड दैट द रे BD इज कमिंग आउट टू बी पैरेलल टू द बेस। रे BD will be पैरेलल टू बेस। तो BD जो है आपके पास ये यहाँ पर पैरेलल आनी चाहिए। अगर ये पैरेलल आ रहा है तो आपको यहाँ पर मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाएगी अपने आप। तो सारे के सारे डायग्राम हमने मिनिमम डेविएशन वाले लिए, तो ये आ गया डेल्टा। तो मैं यहाँ पर डेल्टा को लिख देता हूँ डेल्टा मिनिमम। ये देखो यहाँ पर लिख दिया डेल्टा मिनिमम, तो ये हो गया आपका डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा मिनिमम की कंडीशन आ गई। अब इसमें भी आप इमरजेंस फाइंड कर लो, जैसे मर्जी करते रहो, आई इज इक्वल टू आर। अब ये सारे के सारा मेरे पास इक्वल ही है, तो इस केस में मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ना, डेविएशन को तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, आई इज इक्वल टू आर। तो मैं स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ डी पे। साइन ई विल बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, बट R2 की कोई वैल्यू तो होगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऑल्सो, हमें अब ये पता है कि प्रिज्म एंगल मेरा ये है और R1 R2 दोनों के दोनों इक्वल हैं।
तो ये आ जाएगा 2r इज इक्वल टू ए, और इसका मतलब r को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ a/2। तो ये वाला a/2 अब मुझे नोन है भाई, तो उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो म्यू इंटू a/2 आ गया, सिंपल साइन e इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ a/2। सिंपल सोबर थिंग, इससे आगे हमें करना ही नहीं है, इसमें सारे के सारे वेरिएबल्स हमें नोन है, यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। तो ये यहां से हमें पता चलेगा इमरजेंस। तो अब आप देख सकते हो बेटा, हमारे जितने केसेस मैंने आपको प्रिज्म के करवाए हैं, सिर्फ इसलिए करवाए हैं ताकि आपको प्रोसीजर क्लियर हो सके। द प्रोसीजर इज कि मेरे पास यहाँ पर 3 फार्मूले हैं, एक यहाँ पर स्नेल्स लॉ, एक यहाँ पर प्रिज्म लॉ, और एक यहाँ पर स्नेल्स लॉ। ये तीनों के तीनों को हमें लगाना है, आगे पीछे करके जैसे मर्जी करके आपका बन जाएगा। लेकिन इवन देन आई विल से इट्स नॉट इजी कि आप कहो कि यार सारे के सारे क्वेश्चन तो ऐसे करके निकल जाएंगे, क्योंकि कई बार कुछ कंडीशंस भी लगती हैं। जैसे अगर मैं ग्रेजिंग एंगल की और इस सब की मैं बात करता हूँ, कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस, या ये अब यहाँ पर r2 इज ग्रेटर देन थीटा c, इस टाइप की जो चीजें हैं वो हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके दिमाग में तब ना आए। तो इस तरह की चीजों को आपने ध्यान में रखना है। अदरवाइज प्रिज्म में सिर्फ यही 3 फार्मूले हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा एक डेविएशन का मिनिमम डेविएशन आ गया ना, हाँ इसी के अंदर अभी एक फार्मूला आपका और बनेगा। इसमें मैं, अब ये तो हो ही गया, अब मैं यहाँ पर इसमें एक स्नेल्स लॉ और लगाते हैं यहाँ पे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ऊपर कंडीशन लगाते हैं। दैट विल बी द लास्ट पार्ट फॉर टुडे नाउ, या फिर लिखेंगे ऑल्सो। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं कहाँ पे, एट बी इमरजेंस पे। तो यहां पर लगेगा कि साइन ऑफ आई विल बी इक्वल टू साइन ऑफ r1 म्यू। तो यहां से मैंने बोल दिया कि म्यू की वैल्यू निकालनी है जी मैंने, तो म्यू आ गया आपके पास साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, सिंपल। और आई और आर के ऊपर अब हम कंडीशन लगाने वाले हैं। अब देखो आर के ऊपर जो कंडीशन थी वो तो ये वाली मेरी थी, तो आई के ऊपर क्या कंडीशन लग सकती है वो मैं डेविएशन मिनिमम की टर्म्स में निकालता हूं। तो अब देखते हैं यहीं पे, नाउ डेविएशन इज आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। और डेविएशन मिनिमम आई और ई दोनों के दोनों इक्वल होंगे, तो इसको कर दो ट्वाइस ऑफ आई माइनस ए इंटू डेविएशन मिनिमम। तो डेविएशन मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू आई। इसको मैं अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो म्यू विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन आर, और आर को मैं लिख देता हूं ए डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास एक और फॉर्मूला बन गया विच इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद करना बड़ा जरूरी है बेटा, बाकी और कोई कंडीशन आप याद करो नहीं करो, इनमें से जो जो फॉर्मूले आपके अगेन एंड अगेन न्यूमेरिकल में या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट में यूज होंगे ना अगेन एंड अगेन, उन सबको आपने दिमाग में रख लेना। सिंपल, यहाँ पर आपका प्रिज्म जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। अब आपके पास बचती है सिर्फ एक चीज, और वो है डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन आपका अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया, कहाँ चला गया ये रहा। तो डिस्पर्जन आपका अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो डिस्पर्जन के लिए हमारी लगेगी कल की क्लास। और डिस्पर्जन बहुत ही थोड़ा सा पार्ट ही बचा है डिस्पर्जन का, लाइक मिनिमम 20 मिनट्स या हाफ एन आवर में आपका डिस्पर्जन खत्म हो जाएगा। तो दैट वी विल कंप्लीट बाय टुमारो। बच्चे किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा। इस सारी पीडीएफ को आपने देख लेना है, बाद में अलग से निकाल लेना, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, और अगेन एंड अगेन इसको स्टडी करने की कोशिश करो, अगेन एंड अगेन, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है, अदरवाइज थिंग्स आर वेरी इजी। चलो, तो हियर आई एम सेइंग गुड बाय टू यू ऑल, इट इज 3:25 ऑलरेडी। अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर।